इससे पहले वाली वीडियो में हमने सीखा कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, उसकी डायरेक्शन किस तरीके से पीरियोडिकली रिवर्स होती है। साथ ही हमने ये भी सीखा कि अल्टरनेटिंग करंट की जो मैग्नीट्यूड होता है उसमें टाइम के साथ किस तरीके से वेरिएशन होता है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू क्या होती है और साथ ही यह भी सीखेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला टॉपिक, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। उसको समझने से पहले हमें एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन को पता होना चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि करंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो टाइम एक्सिस के साथ एरिया होता है वो उस सर्किट में टोटल कितना चार्ज फ्लो हुआ है उसके वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक डीसी सर्किट है जिसमें जो करंट वर्सेस टाइम ग्राफ जो आया है वो कुछ इस तरीके का है। ये डीसी सर्किट का मतलब जिसमें करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो। यहाँ पर करंट की जो वैल्यूज है वो लगातार कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू है 4 एम्पियर। और जो टाइम में मान लेते हैं वो जो करंट फ्लो हो रही है वो 0 से 6 सेकेंड तक के लिए फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा एरिया ऑफ आई वर्सेस टी ग्राफ, जो कि एक रेक्टेंगल होगा और इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू हो जाएगा इसकी विड्थ। और लेंथ यहाँ पर है 0 से 6, तो ये हो जाएगा 6 और जो इसकी विड्थ है वो 0 से लेकर है 4, तो ये हो जाएगा टोटल 24 यूनिट। और आई वर्सेस टी ग्राफ का जो एरिया होता है वही हमें बताता है कि उस सर्किट में टोटल कितना चार्ज फ्लो हुआ है। तो इसी को हम लोग इक्वल कर देंगे। यही जो एरिया है वो टोटल फ्लोन चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। तो टोटल जो चार्ज फ्लो हुआ है उसकी वैल्यू हो जाएगी 24 कूलाम। चार्ज को हम लोग कूलाम में मेजर करते हैं। ये तो डायरेक्ट करंट के लिए था जिसमें करंट की वैल्यू कांस्टेंट थी। जो एरिया बन रहा है वो कोई रेगुलर शेप बन रहा था और इसको हम लोग डायरेक्टली आसानी से कैलकुलेट कर रहे थे फार्मूले की हेल्प से। पर जो अल्टरनेटिंग करंट होती है उसका जो ग्राफ आता है वो कुछ सिनोसॉइडल या समथिंग कुछ डिफरेंट रहता है। उस टाइम पर जो उसकी वैल्यूज उसके थ्रू जो टोटल चार्ज फ्लो हुआ है उसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो उतना आसान नहीं होगा। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ती है। मान लेते हैं हमारे पास ये कोई करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है जो कि इनरेगुलर है। इनरेगुलर मतलब करंट की जो वैल्यूज़ है वो डिफरेंट टाइम पर उसकी करंट की वैल्यूज़ वेरी कर रही है। यहाँ पर आई करंट फंक्शन ऑफ टाइम है, मतलब डिफरेंट टाइम पर करंट की वैल्यू डिफरेंट होगी और उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आया है। अगर हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना होगा तो हमें हेल्प लेनी पड़ेगी इंटीग्रेशन। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उस ग्राफ में एक छोटी सी स्ट्रिप को सेलेक्ट करते हैं और उसके एरिया को फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके एरिया को इंटीग्रेट कर देते हैं जिस भी लिमिट तक मुझे उसकी एरिया की वैल्यू चाहिए। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप होगा वो हो जाएगा उसकी लेंथ इनटू विड्थ। यहाँ पर जो स्ट्रिप सेलेक्टेड है वो स्ट्रिप कुछ ये है। इसकी जो विड्थ है वो मान लेते हैं इसकी विड्थ है dt और इसकी एनी टाइम इसकी जो लेंथ है वो है I। तो यहाँ पर जो इसकी लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी I0 sin ओमेगा t, जो कि उस फंक्शन की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पर जो विड्थ है वो हो जाएगी dt। तो एरिया ऑफ ग्राफ अगर हम मान लीजिए हमें t1 से t2 टाइम तक इसकी वैल्यूज एरिया को फाइंड आउट करना है तो मुझे उसको और टाइम पीरियड t1 से t2 तक इंटीग्रेट करना होगा। तो इंटीग्रेट करने के लिए हमें लिमिट लगानी पड़ती है और वो लिमिट हो जाएगी लोअर लिमिट t1 और अपर लिमिट हो जाएगी इसकी t2 और ये हो जाएगा I0 sin ओमेगा t इंटू dt। और यही जो एरिया होता है वो हमें बताता है कि उस सर्किट में टोटल कितना चार्ज फ्लो हुआ है। तो इस तरीके से हम I वर्सेस t ग्राफ को इंटीग्रेट करके ओवर अ टाइम पीरियड के लिए हम उस सर्किट में टोटल कितना चार्ज फ्लो हुआ है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे चलते हैं और हम लोग समझते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू क्या होती है। तो एवरेज वैल्यू या फिर उसको हम लोग मीन वैल्यू भी बोलते हैं।
तो इसको समझने के 2-3 मेथड्स हैं। उनमें से एक मेथड है थ्योरेटिकल मेथड, दूसरा है मैथमेटिकल, या फिर उसको हम लोग एक मेथड ग्राफिकल भी है। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरेटिकली इसको समझते हैं कि करंट की एवरेज वैल्यू का क्या मतलब होता है। मान लेते हैं हमारे पास 2 सर्किट हैं सेम रेसिस्टेंस के साथ। एक में हमने अल्टरनेटिंग ईएमएफ का सोर्स लगाया हुआ है, एक में मैंने डायरेक्ट ईएमएफ का सोर्स लगाया हुआ है। एक में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगी और एक में डायरेक्ट करंट फ्लो करेगी। तो आई एवरेज का मतलब, अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू का मतलब होता है कि हम डीसी सर्किट सेम रेसिस्टेंस और सेम टाइम में हम डीसी वाली सर्किट में कितनी अमाउंट की करंट फ्लो करा दें कि दोनों सर्किट में जो टोटल चार्ज फ्लो हुआ है उसकी वैल्यू सेम हो जाए। मतलब सेम रेसिस्टेंस और सेम टाइम इंटरवल में हम दोनों सर्किट में करंट फ्लो कराएंगे, बट अल्टरनेटिंग करंट में करंट की वैल्यूज तो डिफर करेंगी, बट डीसी करंट में हम ऐसी कौन सी कांस्टेंट वैल्यू की करंट को फ्लो करा दें कि दोनों ही सर्किट में जो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ है उसकी वैल्यू सेम हो जाए। तो सेम रेसिस्टेंस, सेम टाइम और उसमें जो अमाउंट ऑफ चार्ज जो फ्लो हुआ है वो सेम हो जाए। तो उसी जो डीसी सर्किट में जो कांस्टेंट करंट फ्लो करेगी उसी को हम लोग आई मीन या आई एवरेज बोलते हैं। तो यहाँ पर एक एसी सोर्स है, इसमें कुछ करंट फ्लो हो रही है जो कि फंक्शन ऑफ टाइम है। तो इसके थ्रू जो टोटल चार्ज फ्लो हुआ है उसको कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। अभी हम लोगों ने आगे सीखा है जब करंट की वैल्यू वेरी करे तो हमें इंटीग्रेशन के थ्रू उसके एरिया को फाइंड आउट कर आई वर्सेस टी के एरिया को फाइंड आउट करके हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं छोटे से टाइम इंटरवल dt में जो टोटल चार्ज एसी में फ्लो हुआ है वो dq है, यानी कि dq इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू dt। छोटे से अमाउंट की चार्ज इज इक्वल टू करंट की जो वैल्यू उस इंस्टेंट पे है इंटू हो जाएगा dt। अगर हमें 0 से लेकर t टाइम तक इसको टोटल चार्ज को कैलकुलेट करना है तो हम उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन जब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा q, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट के लिए ये है, तो AC करंट के लिए तो q AC इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, मान लेते हैं सिनोसाइडल करंट है तो ये हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा t इंटू dt, और 0 से t तक इसकी टाइम लिमिट है। तो जो टोटल चार्ज फ्लो हुआ है उसकी वैल्यू हो जाएगी कुछ ये q AC इज इक्वल टू हो जाएगा q AC इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I इंटू dt और टाइम पीरियड 0 से t तक। अच्छा, जो डीसी सर्किट है उसमें जो टोटल चार्ज फ्लो हुआ है उसको हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं q इज इक्वल टू आई इंटू टी से। डीसी सर्किट में जो करंट की वैल्यू थी वो हम लोगों ने बोला था कि उसमें जो करंट की वैल्यू है वो आई मीन है या एवरेज वैल्यू। तो जो टोटल चार्ज फ्लो होगा वो हो जाएगा q डीसी इज इक्वल टू आई मीन इंटू जितने भी टाइम के लिए वो करंट फ्लो हुई है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम दोनों चार्जेस को इक्वल करा देंगे और आई मीन की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे। तो फ्रॉम द अबव इक्वेशन आई मीन इंटू टाइम इज इक्वल, ये दिस वैल्यू जो है वो हम इसके इक्वल करा देंगे। कहने का मतलब कि q AC इज इक्वल टू हो जाएगा q DC, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज दोनों सर्किट में, बट DC की कौन सी कांस्टेंट करंट की वैल्यू पे ऐसा होगा। तो आई मीन इंटू टाइम इज इक्वल टू दिस वैल्यू, और जब यहाँ ये जो टाइम है इसको जब हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, तो 1/टाइम इंटू समथिंग आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, और हमें एक एवरेज वैल्यू ऑफ करंट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। आगे चलते हैं और इसको इंटीग्रेट सॉल्व करते हैं। तो ये कुछ इक्वेशन कुछ ऐसा आया है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा, एवरेज वैल्यू को जो हम फाइंड आउट करेंगे तो कुछ टाइम इंटरवल के लिए करेंगे। हम मान लेते हैं हाफ साइकिल के लिए करेंगे तो 0 से t/2 होगा, और एक कंप्लीट साइकिल के लिए अगर हमें उसकी एवरेज वैल्यू को फाइंड आउट करना हो तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से t टाइम तक, उसके टाइम पीरियड तक। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वन कंप्लीट साइकिल
वन कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इसको तो हमने अभी ऊपर ही लिखा था कि टोटल चार्ज एसी और डीसी के थ्रू वो सेम हो। तो यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, ये हो जाएगा आई मीन इज इक्वल टू जो कंप्लीट साइकिल है, कंप्लीट साइकिल के लिए जो टाइम होगा वो हो जाएगा टी, जो टाइम होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी टी, और ये हो जाएगा आई मीन इज इक्वल टू 1/t, और ये हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, और इसकी जो लिमिट है फिर से वही 0 से t तक। इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। ये आई नॉट जो है वो करंट की पीक वैल्यू है, ये कांस्टेंट है, इसको हम लोग आगे कर लेंगे, बाहर कर लेंगे इंटीग्रेशन से, और ये हो जाएगा आई नॉट बाई टी, और ये बच जाएगा अंदर साइन ओमेगा टी इंटू डी टी 0 से टी। जब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आई मीन इज इक्वल टू, अच्छा साइन ओमेगा टी डी टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, ये हो जाएगा आई नॉट बाई टी, और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, और इसकी जो टाइम लिमिट है वो 0 से t तक है। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे, इस माइनस को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा आई नॉट माइनस आई नॉट बाई टी, और यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा को भी बाहर निकाल लेते हैं, ओमेगा कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से ओमेगा टी, और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और इसकी जो टाइम लिमिट है वो 0 से t तक है। ये आगे हो जाएगा आई मीन इज इक्वल टू, इसकी हम लिमिट्स की वैल्यू रखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये माइनस आई नॉट बाई ओमेगा टी की जगह पे टी, अच्छा ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t, इसको हम लोग यहाँ पुटअप करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू 2π/t इंटू ये जो t है वो यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस ओमेगा, एक बार इस t की वैल्यू यहाँ रखेंगे t, और दूसरी बार ये हो जाएगा कॉस ओमेगा, ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी ओमेगा इंटू 0, और इसको हम लोग आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आई मीन इज इक्वल टू, ये जो t है वो इस t से कट जाएगा, और आगे जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस आई नॉट बाई 2π, और यहाँ पर जो कॉस ओमेगा टी, कॉस ये हो जाएगा ओमेगा की वैल्यू 2π/t इंटू टी, और ये हो जाएगा कॉस 0। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे हम लोग तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये आई मीन इज इक्वल टू माइनस आई नॉट बाई 2π, और यहाँ से ये t और ये t कट जाएंगे, और यहाँ पे हो जाएगा cos 2π माइनस हो जाएगा cos 0 डिग्री, और ये बन गया माइनस आई नॉट बाई 2π, और cos 2π इज इक्वल टू 360, cos 2π इज इक्वल टू 360, और इसकी cos 0, और cos 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, और cos 360 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, ये अल्टीमेटली आ जाएगा अपना आई नॉट बाई 2π माइनस 1 माइनस 1 0, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आई मीन की जो वैल्यू हो जाएगी वो एक कंप्लीट साइकिल के लिए 0 हो जाएगी। यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, इंटीग्रेट करने के बाद ये अपना फाइनल रिजल्ट है, आई मीन की वैल्यू एक कंप्लीट साइकिल के लिए 0 होती है।
आगे चलते हैं और हम एक डिफरेंट मेथड से इसको समझने की कोशिश करते हैं। वो मेथड है ग्राफिकल मेथड। तो एवरेज निकालने का सिंपल सा मेथड होता है कि आई जिसकी वैल्यू मुझे एवरेज निकालनी है उसका फार्मूला, जैसे आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी है, तो आई एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल कितना चार्ज फ्लो हुआ है और टोटल कितना टाइम लगा है। तो जो टोटल चार्ज फ्लो हुआ है उसको हम लोग सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं आई वर्सेस करंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो हमें टोटल चार्ज को बता देगा। तो यहाँ पर जो एरिया आई वर्सेस टी है वो दो पार्ट में है। एक एरिया जो कि ये वाला है, एक एरिया जो कि ये कुछ इस तरीके का है और दूसरा एरिया कुछ इस तरीके का है टाइम एक्सिस के साथ। जो फर्स्ट वाला पोर्शन है एक हाफ साइकिल के लिए जो एरिया की वैल्यू आई है, आई वर्सेस टी ग्राफ के जो एरिया की वैल्यू आई है वो है पॉजिटिव, और दूसरे हाफ टाइम के लिए जो एरिया की वैल्यू आई है वो निगेटिव है। तो एरिया 1 और एरिया 2 का जब हम सम करेंगे तो एक वैल्यू पॉजिटिव में और बाई सिमेट्रिक दूसरी वैल्यू निगेटिव में, दोनों की टोटल वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये हो जाएगा 0 बाई टाइम और ये अल्टीमेट आंसर क्या आ जाएगा 0। तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए हम लोगों ने करंट की एवरेज वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, उसकी वैल्यू जो होगी वो होगी 0।